मुझे बताओ आज के टाइम पे अगर कोई यंग जनरेशन मतलब एकदम नया बच्चा कोई आता है मार्केट में और उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या क्या करना चाहिए उसको फर्स्ट स्टेप में? सबसे पहले आपको अपनी वर्किंग करनी है दो चीज़ों की। आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसकी क्या मार्केट है और क्या आप उस मार्केट को टैप करना चाहते हैं या कर सकते हैं और आपकी उसमें एक्सपर्टीज है या नहीं है। सबसे पहले आपको एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है आपको समझना पड़ेगा कि इन्फोसिस 32,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस, जोमेटो 800 करोड़ का जीएसटी नोटिस, ऐसी 10 कंपनियों के नाम मैं गिनाता हूँ जिनके जीएसटी कंप्लायंसेस में रोज ना कुछ ना कुछ एक नोटिस आता है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आपका क्वांटम बढ़ता जाएगा तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ेंगी। अब आप 1000 वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं, 1000 वेंडर्स में कितने वेंडर्स आपकी टाइमली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें। स्टार्टअप होते हैं, बोलते हैं कि हम 2000 करोड़ की कंपनी है, बट हमारा लॉस दिखता है 700 करोड़ का हमने लॉस किया है। आप शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे। बंद कर दिया, बिल्कुल मैंने एकदम बंद कर दिया। हमने भी बंद कर दिया। 2 एपिसोड देखे दिमाग खराब हो गया मेरा, कहा सास बहू का ड्रामा चल रहा है, रोने लग गया एक दिन तो बच्चे। कशिश सर, जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर सर। थैंक यू। आज का जो टॉपिक है ना, मतलब बहुत गजब टॉपिक है। देखो सर, है ना, हम बहुत साधारण से व्यक्ति टाइप आदमी है। मतलब मैं ज़्यादा फाफू में बिलीव नहीं करता हूँ, मतलब कि ऐसा 500-600 करोड़ की पैसे वैसे उठा लिए, वैल्यूएशन में आया अभिषेक व्यास 5,000 करोड़ रुपए। पैसे कितने कमा रहे हैं वो अलग मैटर है, घर वर खरीद लिया, गाड़ी वाड़ी खरीद लिया, वो बात अलग, वो दिखते नहीं है कुछ। तो हम वैसे टाइप के लोग नहीं है, और हम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर से आते हैं। मतलब हमारे पूरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मैं आके बिजनेस कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि मेरे जैसे करोड़ों युवा होंगे जो स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर एंटर करना चाहते हैं, अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। सबको लगता है कि आज ही 10,000 करोड़ की कंपनी बना देंगे। तो अपन है ना सरल सरल भाषा में बात करेंगे। मैं आपको सरल सरल सवाल पूछूंगा कि सर ये बताओ ऐसा होता है, ये बताओ ऐसा होता है, ताकि क्या हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व कर सके, इजी कर सके, और क्या हम 10,000 करोड़ का बिजनेस बना सकते हैं आज के इस पॉडकास्ट के बाद, अगर कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई तो कशिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मेरी बातों का अगर बुरा लगे तो प्लीज क्षमा कीजिएगा, पॉडकास्टर की भूमिका है, कुछ कुछ पूछा जा सकता है। सर बताइए, मतलब कशिश जी अपने बारे में थोड़ा सा, आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हेल्प कर रहे हैं लोगों की? अभिषेक जी, मैं दिल्ली से हूँ। 2013 में मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। 2012 का क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। पिछले 10-12 सालों में बहुत कोशिश की है कि जो टैक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उन्हें सरल तरीके से लोगों तक पहुँचाया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके, और नए जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों को प्रोत्साहित कर सकें कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, और जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ के लिए लोगों के बीच में डर है उस डर को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि देखिए, जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता बिल्कुल सही बात है। और हर काम करने के बाद आसान हो जाता है। राइट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि पहला स्टेप लेना। आपने भी कभी एक बिज़नेस स्टार्ट किया होगा। बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले बड़ा डिफ़िकल्ट लगा होगा, पर किसी ने आपको हौसला दिया होगा, समझाया होगा, आपको सपोर्ट किया होगा, तब आपने शायद उसे आगे बढ़ाया होगा। उसी तरीके से नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि राइट गाइडेंस हो। तो हमारा पिछले 10-12 सालों का अनुभव ये है, या हमारी कोशिश ये है कि हम जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पुराने भी हैं जो बिज़नेस की कॉम्प्लेक्सिटी से थोड़ा डरते हैं, उनके लिए चीज़ों को सरल किया जा सके, उनकी मदद की जा सके, और देश की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हम भी कहीं कुछ योगदान कर सकें। कशिश जी, एक छोटी सी बात करते हैं यहाँ पे, कि आपने बोला कि है ना, जो आसान नहीं है, मतलब कुछ भी करना आसान नहीं है। मतलब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मेरा ऐसा मानना है, लोगों से बात कर करके मानना हो गया मेरा, कि सब कुछ करना आसान है, बट बिजनेस करना आसान नहीं है। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे आप बिजनेस में उतरते हो वैसे वैसे टैक्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। कि जैसे जैसे आपने 1 करोड़ का रेवेन्यू किया, 2 करोड़ का किया, 4 करोड़ का किया, आपको एक नोटिस इधर से आता है, एक नोटिस इधर से आता है, एक गवर्नमेंट का ऑफिस इधर से आता है, आप पगला जाते हो। इज इट राइट? देखिए, सही गलत तो अपना इंडिविजुअल परसेप्शन है। आपका कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है। मेरा एक स्थिति में कुछ और हो सकता है, दूसरी स्थिति में कुछ और हो सकता है। तो परसेप्शन है वो। पर अपन जनरल बात करेंगे, अपन देखो, अपन अभी ये अपन बात कर सकते हैं, देखो आपका थॉट प्रोसेस अलग है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, उस पर बात नहीं करेंगे। अपन ये बात करेंगे कि कॉमन लोगों में क्या होता है। जैसे 90% लोगों के साथ ये होता है, और 10% लोग तो चलो ठीक है, एक्सेप्शन में निकल लिए। 90% लोगों की बात करेंगे हम। देखिए, जो हमारा देश है ना, हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं। ठीक है, उन 150 करोड़ लोगों में कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं, कितने बेईमान हैं, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है,
पर सरकार कैसे चलती है, नियम कैसे चलते हैं, कानून कैसे चलते हैं, तो उनकी कोशिश रहती है कि जो गलत हो रहा है, जिस तरीके से चोरी की जा रही है, जिस तरीके से अवैध काम किया जा रहा है, उसको कैसे पकड़ा जाए। तो टैक्स के मामले में भी यही है। अगर टैक्स सही तरीके से लोग जमा नहीं करेंगे, उसमें प्रोसेसेस फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो वो एक्सपेंडिचर कहाँ से करेंगे। तो रेवेन्यू बहुत ज़रूरी है। अब उस रेवेन्यू में अगर लोग छेड़छाड़ करेंगे, मैं बिजनेस कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, उस पैसे पे टैक्स नहीं दे रहा, तो सरकार की जो प्रणाली है वो काम करना बंद कर देगी या मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो गवर्नमेंट को उस प्रणाली को सही तरीके से चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। और जैसे जैसे लोग नए तरीके ढूंढते हैं उस प्रणाली से पार पाने के, टैक्सेस बचाने के, वैसे वैसे गवर्नमेंट भी उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करती जाती है। अब गवर्नमेंट की इच्छा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स को परेशान किया जा सके। ये हम में से ही कुछ लोग हैं जो उसके लिए मुश्किल बना देते हैं। ठीक है, एक सीधा सा उदाहरण दूंगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया। अब उसमें हालांकि 50 तरीके की कमियां होंगी, नहीं होंगी, कोई मानेगा सरल है, कोई कहेगा डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट अपने तरीके से बात करेगी, एंटरप्रेन्योर्स अपने तरीके से बात करेंगे, प्रोफेशनल अपने तरीके से बात करेंगे। पर मैं सिर्फ एक मुद्दे पे बात करता हूँ कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। आप ऑनलाइन जाते थे, एक फॉर्म फिल करते थे, 15 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता था, बड़ी आसानी से मिल जाता था। कभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है पहले 1 साल। फिर क्या किया, लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन लेने शुरू किए, गलत एड्रेसेस पर रजिस्ट्रेशन लेने शुरू किए, आईटीसी गलत पास ऑन शुरू कर दिया। तो फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट को उस पर कसाई करनी पड़ी, ने उसको थोड़ा हार्ड डिफिकल्ट करना पड़ा। ठीक है, अब वो डिफिकल्ट हो गया तो अब हम सबके लिए परेशानी है। सत्यम का केस आया, सत्यम का केस आने के बाद नया कंपनीज एक्ट आ गया, उसमें इतनी सारी प्रोविजन डाल दी जो कि एक आम बिजनेस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है फॉलो करना। ठीक है, तो उसी तरीके से अब जीएसटी का डिफिकल्ट हो गया रजिस्ट्रेशन। पर जब गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाती है, उसकी कोशिश रहती है कि वो सिस्टम ठीक बनाए, सरल बनाए, और डिजिटल की तरफ ले जा रही है वो इसलिए ले जा रही है कि सिंपल रहे चीज़ें। अब हम में से कुछ लोग ऐसे निकल आते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम मुश्किल करते हैं, फिर गवर्नमेंट को सिस्टम ऐसे बनाने पड़ते हैं कि जो एक साधारण टैक्स पेयर है, जो ईमानदार टैक्स पेयर है, उसके लिए भी चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती पर है। ये तो चंद लोग होते होंगे ना, मतलब जैसे मान लो 13 करोड़ लोग, मतलब मेरा डेटा है, मैंने देखा कहीं पे कि 13 करोड़ व्यापारी इंडिया में। तो 1 करोड़ व्यापारी चोर होंगे, हो सकता है 1 करोड़ हो। 12 करोड़ तो सही है, या 12 करोड़ चोर है और 1 करोड़ 1 करोड़ अच्छे हैं। देखो, ये क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, पर ये सब जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा सब गलत तरीकों का इस्तेमाल कर लेते हैं। पर जब तक वो डर बना रहता है तो उसमें कमी आती है। तो वो सरकार को जब लगता है कि चीज़ें हाथ से बाहर जा रही है तो वो डर थोड़ा सा बढ़ा देती है। आपको लगता है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने 13 साल की प्रैक्टिस करी, कि आपको लगता है कि वास्तव में इतना कॉम्प्लिकेटेड है इस वजह से हो रहा है, या फिर वास्तव में बेईमानी इसकी वजह से हो रहा है? देखिए, कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहली तो जो गवर्नमेंट ने चीज़ बनाई ना वो बड़ी सिंपल बनाई है। ठीक है, आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। अब कुछ एक टैक्स पेयर्स हैं जो चीज़ें गलत करते हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर दिए। फॉर एग्जांपल, अब आज की डेट में बायोमेट्रिक सिस्टम कई स्टेट्स में मैंडेटरी कर दिया है। बट वो बायोमेट्रिक भी ऐसा नहीं है कि हर किसी केस में आता है। और बायोमेट्रिक में होता क्या है, बायोमेट्रिक में क्या होगा कि आपको एक सेंटर पे जाना होगा, वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस देनी होगी, डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे, आप वेरीफाई हो जाओगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन इशू होगा। बट वो कुछ परसेंट केसेस में ही आता है। अब फिर आती है एक तीसरी प्रणाली, वो है हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स बीच में है ना, सरकारी कर्मचारी। अब वो कभी कभी चीज़ों को डिफिकल्ट बना देते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। वो कॉम्प्लिकेट कैसे करते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सरकारी काम कैसे होते हैं। आप बताओ ना, आपने कोई चैलेंजेस फेस की हो तो आप मतलब कोई कोई ना, आप चैलेंज ले बता सकते हो कि ये चैलेंजेस है लाइफ में। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, इस जगह पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने आपसे ये जगह रेंट पे ले ली। ठीक है, आपने मुझे रेंट एग्रीमेंट दे दिया। अब मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाता हूँ कि मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, मैं अपने डॉक्यूमेंट लगा देता हूँ और आपका रेंट एग्रीमेंट लगा देता हूँ, जो आपके साथ मेरा रेंट एग्रीमेंट है, और आपका जो यहाँ का ओनरशिप का प्रूफ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो लगा देता हूँ। बहुत बढ़िया, हाँ। ठीक है, अब सरकारी कर्मचारी को क्या जरूरत है कि रेंट एग्रीमेंट पे जिस आदमी ने विटनेस की है उसका पैन और आधार लेके आऊँ मैं। पहले सिर्फ रेंट एग्रीमेंट से काम चल जाता था, फिर वो ओनर के डॉक्यूमेंट मांगने लगे, फिर वो कहने लगे जिसने विटनेस किया उसके भी डॉक्यूमेंट लेके आओ, फिर वो कहते हैं कि ये लेजिबल नहीं है डॉक्यूमेंट, फिर वो कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। तो या तो आप सीधा सीधा बता दो कि आप क्या चाहते हो, सही बात है। या फिर आप हमारा रजिस्ट्रेशन दे दो। दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, बेंगलोर में कोई भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जो पहली बार में अप्रूव हो जाती हो।
90 to 99% केसेस में रीसबमिशन आता ही आता है, आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। मैंने जीएसटी अप्लाई किया 4-5 महीने हो गए, आज तक नहीं दिए। तो वहाँ परेशान होता है एक आम आदमी। अब वो उसके पीछे क्या सोच रहती होगी इस कर्मचारी की या डिपार्टमेंट की। मैंने एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू किया था इसमें, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग जानते हैं और आप लोग जानते नहीं हो, पूरा गेम इसी का है अभिषेक जी। मैंने कहा सर माफ कीजिए, आपसे कौन मंगा लेगा बताओ। जी। सर तो इस पे बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आप एकदम बेबाक बोल रहे हो इस बारे में, तो अपन इसमें थोड़ी और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि इतना कोई बोलता नहीं है। मैं बहुत सीईओ से बात करता हूँ। मुझे बताओ आज के टाइम पे अगर कोई यंग जनरेशन, मतलब एकदम नया बच्चा कोई आता है मार्केट में और उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन लगता है सर, क्या क्या करना चाहिए उसको फर्स्ट स्टेप में? देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन तो बाद में आते हैं। उससे पहले सबसे पहले आपको अपनी वर्किंग करनी है 2 चीज़ों की। आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसकी क्या मार्केट है, और क्या आप उस मार्केट को टैप करना चाहते हैं या कर सकते हैं, और आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ है या नहीं है। एक्सपर्टीज़ तो चलिए फिर आ जाएगी, सबसे पहले आपको एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है? दूसरी चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए सही बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, और सही बिजनेस स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए 2-3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर कि आप बिजनेस कैसे करेंगे, अकेले करेंगे या किसी के साथ कर रहे हैं। सो वेदर यू आर अ सिंगल एंटरप्रेन्योर, सिंगल फाउंडर, या फिर को-फाउंडर्स के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि आप पैसा कैसे लगाएँगे? आप खुद लगाएँगे या आपको आने वाले टाइम में स्केलेबिलिटी के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तीसरा फैक्टर कि आपका सेक्टर क्या है? आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, ट्रेडिंग में हैं, सर्विसेज़ में हैं, कुछ केसेज़ में ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट आपकी कंप्लायंस टॉलरेंस क्या है? अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप बनाएँगे, तो प्रोप्राइटरशिप में थोड़ी-सी कंप्लायंसेस कम होंगी, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसान हैं। और अगर प्राइवेट लिमिटेड में जाएँगे, तो कंप्लायंसेस थोड़ी ज़्यादा हो जाएँगी, बट कुछ फ़ायदे भी हैं। तो ये जब स सारे फैक्टर्स आपके डिसाइड हो जाएँ, फिर हम आगे चलेंगे कि हमें क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो सबसे पहला तो जो भी आपने बिज़नेस स्ट्रक्चर सिलेक्ट किया है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप है, एलएलपी है, कंपनी है या पार्टनरशिप है, उसको रजिस्टर कराना। वो जब रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद पैन 10 की रिक्वायरमेंट। कंपनी के केस में तो साथ ही आ जाता है, बट बाकी स्ट्रक्चर्स में आपको सेपरेटली अप्लाई करके वो लेने पड़ेंगे। अपना बैंक अकाउंट खुलवाना, फिर देखना कि आपको क्या-क्या रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर मेरी टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं 40 लाख गुड्स या ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग के केस में क्रॉस कर जाऊँगा, या फिर 20 लाख सर्विस के केस में कर जाऊँगा, तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। फिर सेक्टरल रजिस्ट्रेशंस हो सकते हैं कुछ। सेक्टरल रजिस्ट्रेशंस कैसे, कि अगर मैं मीडिया में हूँ, तो शायद मीडिया से रिलेटेड कोई मुझे कंप्लायंस करनी हो। अगर मैं न्यूज़ वाला हूँ, न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, न्यूज़ चैनल हूँ, न्यूज़पेपर हूँ, तो आरएनआई से शायद न्यूज़पेपर के केस में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना हो। अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड्स के बिज़नेस में हूँ, तो मुझे पसारा का लाइसेंस लेना होता है। फूड ऑपरेटर हूँ, तो फसाई के लाइसेंस लेने होते हैं। तो मुझे अपने सेक्टरल कंप्लायंस की ज़रूरत देखनी पड़ेगी। ये कहीं पता है कि मतलब जैसे मतलब ये बिजनेस करने जा रहे हैं, तो इसके लिए 15 लाइसेंस लगेंगे, मतलब ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने, कहीं पे कुछ है ऐसा? ऐसा बिल्कुल सिंपल तरीके में तो कहीं आपको मिलेगा मुश्किल है, नहीं मिलेगा? क्योंकि नहीं, ये नहीं मिलेगा। हाँ, ये यही आपको तो परेशानी है, क्योंकि अभी मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। एक मैंने एक कोई एलयूटी सर्टिफ़िकेट कुछ होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, किस बात पे। 3 साल बाद एक नोटिस आता है, कि आपने बिना एलयूटी के एक्सपोर्ट किया है। कैसे कर दिया? मैंने कहा तो गूगल एडसेंस की इनकम आ रही, मुझे क्या पता चल रहा है कि एलयूटी सर्टिफ़िकेट आपने कहीं लिखा तो नहीं है कि एलयूटी सर्टिफ़िकेट चाहिए? तो ऐसा कहीं है नहीं, कहीं पे भी नहीं है। सर इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं। देखिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, अब आप भी एक फ़ील्ड में हैं, वो शायद इन्फॉर्मेशन क्लियर एंड कट कहीं पे नहीं मिलेगी। बट हम लोग, आप लोग किस लिए बैठे हैं कि वो अवेयरनेस हम करें, लोगों तक जाएँ, बिज़नेसेस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। तो अब सेक्टरल रजिस्ट्रेशंस के बाद आती है आपकी लोकल रजिस्ट्रेशंस। लोकल रजिस्ट्रेशंस में क्या होता है, ट्रेड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लोकल म्युनिसिपैलिटी के अकॉर्डिंग या स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी होती है। फिर कुछ स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स, दिल्ली में नहीं है, कोलकाता में है, तो वो रिक्वायरमेंट्स पे जाना पड़ेगा। तो ये मेजर एक रिक्वायरमेंट है किसी नए बिज़नेस की। खर्चा कितना आ जाता है? मतलब ये सारे, मतलब एक मान लो किसी को दुकान ओपन करनी है, तो ये सब लाइसेंसेस इकट्ठे करने में खर्चा कितना आ जाएगा? क्योंकि सब लोग तो बोलते हैं 500 रुपये में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, पर मेरा मानना नहीं होता होगा। नहीं, ₹500 में तो नहीं होता होगा, पर ये कितने में होता है उसकी भी कोई सरल परिभाषा नहीं है। अच्छा। आप मेरे पास आएँगे, मैं कुछ और चार्ज करूँगा, आप किसी और कंसल्टेंट के पास जाएँगे, शायद वो कुछ और चार्ज करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ डिपेंडेंट किस पे रहता है, कि आपको क्या-क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए, कितनी कैपिटल के साथ आपको स्टार्ट करना है, क्या आपकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स है, आपको मुझसे कितनी कंसल्टेंसी चाहिए, इनिशियल कंसल्टेंसी भी,
आप मुझे कहेंगे कि आप मुझे मार्केट स्टडी में भी हेल्प करो, तो शायद मेरी कुछ और फीस होगी। आप कहोगे कि सिर्फ मैंने तो डिसाइड कर लिया मुझे प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड बना दो, इस स्टेट में बना दो, इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बना दो, इतनी कैपिटल के साथ बना दो, तो मेरी कुछ और फीस होगी। अच्छा, मैं एक सजेशन देता हूँ मेरी ऑडियंस को। मेरे को अभी आपसे बात करते करते एक बात याद आ गई कि कोई भी अगर कंपनी बना रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी बना रहा है, जैसे मतलब स्टार्टिंग में अगर मान लो एजेंसी है, उसकी कोई मार्केटिंग एजेंसी है या फिर कोई सर्विस सर्विस देता है उसकी एजेंसी है, तो उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं खुलानी चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। उसको सीईओ को पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसको सिर्फ प्रॉपराइटर से खुलानी चाहिए, तो 2 करोड़ तक उसका कुछ शायद टैक्स वैक्स भी नहीं, टैक्स नहीं लगेगा, कुछ वो चीज़ें नहीं टैक्स ऑडिट की लगेंगी, बात है, टैक्स तो लगेगा। कम लगेगा पर। हाँ देखो, यही तो मिथ है जो लोग क्रिएट करते हैं आज की डेट में। फिनफ्लुएंसर्स हैं, फिनफ्लुएंसर क्या करते हैं, एक टैगलाइन आती है कि हम वायरल हो जाएंगे, 2 करोड़ तक की सेल पे जीरो टैक्स कर दिया। वो ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे नहीं होता कि 2 करोड़ की तक की सेल पे कोई टैक्स नहीं है। वो एक इनकम टैक्स का क्लोज है 44 AD 44 ADA। ठीक है, 44 AD जो है वो कुछ बिजनेसेस को कहता है कि आप अगर 44 AD सेक्शन में रिटर्न फाइल करते हो और इनकम सारी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आई है, तो आप 6% की इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। 2 करोड़ के अंदर 6%, अप टू 2 करोड़। हाँ, अप टू 2 करोड़ आप 6% की इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। करेक्ट, राइट। और क्योंकि अब आने वाले साल के लिए 12 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं है, तो वो उसको उन्होंने थोड़ा घुमा के कर दिया कि 2 करोड़ तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं। पर अगर आप बिजनेस कर रहे हो, 2 करोड़ की आपकी टर्नओवर है, 2 करोड़ तक की टर्नओवर है, बट आपका एक्चुअल जो बुक प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, तो वो बुक प्रॉफिट पे टैक्स चार्ज होगा। मतलब बच नहीं सकते हो आप। बच नहीं सकते, कह सकते हो आप। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जब कराते हैं जी, तो कॉमन मिस्टेक क्या कर देते हैं? जैसे मैंने भी करी, मैंने बता दी, तो आप बताओ कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है जो लोग करते हैं? देखिए मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए, उन्हीं 4 फैक्टर्स को ना कंसीडर करके अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो बहुत मिस्टेक होती है और बहुत से लोग ऐसा करते हैं। एक सीधा सा एग्जांपल अगर लिया जाए, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं आप, तो आपको टैक्स कितना देना पड़ता है? 15%। और जनरली इनकम टैक्स रेट कंपनी पे क्या है? 25% का। अगर आप एलएलपी खुलवाते हो तो क्या टैक्स रेट है? 30% का। इसके ऊपर सरचार्ज और सेस भी लगते हैं, बट सिर्फ अगर टैक्स रेट की बताएं तो हमने तीन टैक्स रेट की बात कर ली, 15, 25, 30। तो जब आप 15% टैक्स दे सकते हैं और आप गलत रजिस्ट्रेशन करवा लें और उसकी वजह से 30% टैक्स दें, तो बताइए इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जब भी कोई बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो पहले सीए के पास जाए? देखिए, सीए के पास जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, बट राइट कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड। एग्जिस्टिंग बिजनेस के पास चला जाए। देखिए सीए के पास अनुभव है, सीए के पास पढ़ाई है, 5 साल पढ़ाई करके आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक। आपको कोई बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार ये तो 5 मिनट का काम है, इसके लिए आप 10,000 रुपये क्यों चार्ज कर रहे हो? बट उस 5 मिनट के पीछे 5 साल भी तो लगे हैं, एक्सपीरियंस भी तो है। आप एक एथलीट को देखते हैं, एक एथलीट ने 10 सेकंड में 100 मीटर भाग लिया, बट क्या वो उसी दिन चला था? उसके पीछे वर्षों की मेहनत थी ना, 10 साल 5 साल किया। तो उसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसके पास वो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उसने वो केसेस देखे हुए हैं, तो वो आपको राइट गाइडेंस दे सकता है। अगर आपको नहीं लगता कि गाइडेंस ठीक है या समय नहीं दिया उन्होंने, तो आप किसी और को देख लीजिए। ठीक है, तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हर इंडस्ट्री में छोटी मोटी गलतियाँ कई लोग करते हैं, तो उससे पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं किया जा सकता। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा राइट। कि हमें मतलब सीए मेरा पसंद तो नहीं। एक्सपीरियंस खराब रहा है शुरू से, कि मतलब कि मेरे को तो जहाँ पे भी पहले पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, फिर दर 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 हाँ, जिससे ही बात करो उसमें बोला सर आपका तो काम बेस्ट कर देंगे, गजब काम करते हैं। मैं कहा यार तू तो बढ़िया बजा, बड़े आदमी, पढ़ाई वढ़ाई करी हुई, अच्छा पैसे से भी तुमको मिल रहा है ठीक ठाक, सब गड़बड़ काम कर दियो। अब ये भी नहीं पता ना कि वो एक्चुअल में सीए, आपने कोई डिग्री देखी उसकी? हाँ मैं देखता हूँ बिल्कुल, आजकल तो मैं देखने लग गया। अच्छा, मैंने बोला पहले अब डिग्री देखने दिखाओ, लग गए। सर्टिफिकेट दिखाओ, कहाँ काम किया, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, किसका कर रहे हो, दिखाओ पहले तो उस पर, पहले तो फिर फोन करता हूँ, पूछता हूँ। अब जाके मैंने लेटेस्ट में जिसको हायर किया उसका देख रहा हूँ, वो भी गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, चलो कोई नहीं। एक बात बताओ सर, आपके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन मित्रा आपकी कंपनी का नाम, आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप किस तरह से हेल्प कर रहे हैं लोगों की, 3-4 तरीके में आप बताओगे? देखिए कोई भी बिजनेस, चाहे वो फॉरेन है चाहे डोमेस्टिक है, जब इंडिया में स्टार्ट करना चाह रहा है, तो हम उस बिजनेस को शुरू से ही एक राइट गाइडेंस देते हैं। गाइडेंस किस तरीके से देते हैं? सबसे पहले हम आपका बिजनेस समझते हैं कि क्या बिजनेस आपका है, किस बिजनेस में जा रहे हो, किस सेक्टर में जा रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है वो समझते हैं, आपकी प्लान्स क्या है उनको समझते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम आपको राइट स्ट्रक्चर एक सजेस्ट करते हैं। उस राइट स्ट्रक्चर के बाद, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि क्या ये सारी चीज़ें एक जगह पे कहीं पे लिखी मिल जाएंगी, तो नहीं मिलेंगी। इसीलिए हम फिर उस पर डिस्कशन करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, उनकी इंडस्ट्री को समझते हैं, उस इंडस्ट्री में क्या क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए उसकी हम R&D करते हैं।
फिर उनको बताते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन आपको लेने चाहिए, उन रजिस्ट्रेशन में हम हेल्प करते हैं। अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन ले लेना ही तो रिक्वायरमेंट को ख़त्म नहीं करता, उसके बाद कंप्लायंसेस आती हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने एलयूटी की बात की, तो एलयूटी क्या होता है? अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको एलयूटी लेना होता है। एलयूटी लेने से कुछ बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी लेना होता है, बट अगर आप बिना टैक्स जमा कराए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एलयूटी लेना होता है। तो उस तरीके की कंडीशंस जो है हम उन्हें समझाते हैं, और जो उनकी रेगुलर रेगुलर कंप्लायंसेस हैं उनमें उनकी हेल्प करते हैं। अब वो चाहे जीएसटी की हो, टीडीएस की हो, इनकम टैक्स रिटर्न हो, एमसी की कंप्लायंसेस हो, ट्रेडमार्क उन्हें लेना हो, पेटेंट्स उन्हें लेने हो, तो ये सारी हम हेल्प उन्हें करते हैं। अच्छा सर, एक बात बताओ कि एंटरप्रेन्योर जब भी मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं अपन, और आप भी सब स्टार्टअप को ही हेल्प करते हो, तो कौन सा एक कॉमन लाइसेंस है वो तो लेना ही लेना है, कि इसके बिना तो काम नहीं होगा? क्योंकि आप अमेजोन पे जीएसटी की बात करें तो अमेजोन पे लिखा आता है कि जब आप सेलर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो कि इफ़ यू डोंट हैव जीएसटी तो आप ये अपलोड कर दो और आप सेल कर सकते हो सामान। तो कौन सा लाइसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट? देखिए, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कौन सा लाइसेंस मैंडेटरी है। मैंडेटरी कुछ नहीं है, आपकी स्टेट की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि मुझे ट्रेड लाइसेंस लेना है या शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट लेना है। अच्छा, स्टेट पे डिपेंड करता है वो। स्टेट पे डिपेंड करता है या फिर आपके सेक्टर पे डिपेंड कर सकता है कि अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, उसका मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मुझे पसारा चाहिए, या मैं फूड ऑपरेटर हूँ तो मुझे फसाई चाहिए। तो सेक्टर बेस्ड, स्टेट बेस्ड, सेल बेस्ड, इन पे रिक्वायरमेंट आ जाती है। अगर मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कर रहा हूँ तब मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इम्पोर्ट को एक्सपोर्ट कोड उनके लिए मैंडेटरी है जो आइदर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे वेरी करता है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी लाइसेंस क्या है। अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे ये बिज़नेस रन हुआ, 1 डेढ़ साल रन होने चालू हुआ, 1-2 साल थोड़ा बहुत करने लगा, तो उसको 2 नोटिसेस पक्के आते हैं। जीएसटी नोटिस आता है, इनकम टैक्स नोटिस आता है। हर बंदे को आता है। मैं तो ऑलमोस्ट 200-300 लोगों के साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ, मैं सबसे बात पूछता हूँ ये, तो बोलते हैं अभिषेक जी होता है मेरे साथ। तो 200-300 का पूछा तो और भी सबके साथ पूछते हैं। तो क्या ये सिस्टम का फ्लॉ है कि भैया कि आना ही आना है, या फिर अथॉरिटी चाहती है कि इनको भेजें, और अगर भेजें तो जो एंटरप्रेन्योर है वो बेचारा कैसे हैंडल करे इस चीज़ों को? देखो, 100% आता ही आता है ऐसा नहीं होता। सब केसेस में जीएसटी के नोटिस नहीं आते। जीएसटी के नोटिस कब आते हैं? जब आपका मिसमैच है। मिसमैच किसमें है? अब जीएसटी को अगर थोड़ा-सा और डिटेल में समझें, तो जीएसटी में 2 तरीके की रिटर्न जाती है। पहली रिटर्न जाती है जीएसटीआर 1, जिसमें सिर्फ़ आपके बी2बी इनवॉइसेज़ या सेल्स जाते हैं, और जो आपकी बी2सी सेल्स हैं, उनका एक टोटल जाता है कि इस स्टेट में इतनी बी2सी सेल्स की है हमने। फिर एक रिटर्न जाती है जीएसटीआर 3बी। उस 3बी में समरी जाती है कि टोटल अमाउंट ऑफ सेल कितना है, उस पे आउटपुट टैक्स कितना है, टोटल परचेज़ेज़ का इनपुट टैक्स कितना है, और जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपको पे करना होता है। अब आप करते क्या हैं कि मैंने जीएसटीआर 1 फ़िल की, उसमें मैंने अभिषेक जी को सेल की, अनुपम जी को सेल की, इनको सेल की, 3 लोगों को मैंने सेल दिखा दी। अब जब मैं जीएसटीआर 3बी भर रहा हूँ, उस टाइम पे मैंने कहा अभिषेक जी से तो पैसा आया नहीं, अब मैं टैक्स कैसे जमा कराऊँ? तो मैंने क्या किया, 3बी में से अभिषेक जी वाली सेल हटा दी और बाकी 2 सेल का टैक्स जमा करा दिया। अब हुआ क्या, जीएसटीआर 1 में मेरी सेल आ रही है 20 लाख रुपए, और जो जीएसटीआर 3बी में सेल आ रही है वो आ रही है 10 लाख रुपए, क्योंकि मैंने अभिषेक जी की सेल तो उसमें से हटा दिया। तो बताइए, अब डिपार्टमेंट अगर नोटिस भेज रहा है तो डिपार्टमेंट की क्या गलती है? इसी तरीके से अब हमारा ना, देखिए सिस्टम क्या है कि सिस्टम जो है ना वो बहुत रोबस्ट हो चुकी है। आज से अगर 15 साल पीछे जाएँ आप, तो रिटर्न की फाइलिंग कैसे होती थी? हम मैनुअली फॉर्म निकालते थे, फिल करते थे और डिपार्टमेंट में जाके जमा कराते थे। अब उसमें अगर डिपार्टमेंट को किसी भी तरह की मैचिंग करनी होती थी, मिलान करना होता था, तो किसी को बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, 4 फाइलें उठाएगा, मैच करेगा। बहुत समय चाहिए था, बहुत एफर्ट्स चाहिए थे। अब आज की डेट में आप आ जाइए, अब आपकी चाहे इनकम टैक्स की रिटर्न है, टीडीएस की रिटर्न है, जीएसटी की रिटर्न है, पीएफ की कंप्लायंस है, सारी रिटर्न्स ऑलमोस्ट ऑनलाइन जाती है। तो अधिकारी को कुछ नहीं करना, उसको क्या करना है, बस एक एक कमांड देनी है कि जी डिफरेंसेस कहाँ पे हैं, वो पूरी लिस्ट जनरेट कर देगा। तो अगर तो आपका काम बिल्कुल सही ही है, कहीं पे मिसमैच है नहीं, तो नोटिस आने के चांसेस बहुत रिमोट है, बहुत कम है। बट अगर आपके मिसमैचेस हैं, चाहे वो जीएसटी की एक रिटर्न का दूसरी रिटर्न से हो, या फिर जीएसटी की रिटर्न का इनकम टैक्स की रिटर्न से हो, तब आपको नोटिस आएँगे। तो इसको हैंडल कैसे करेगा एंटरप्रेन्योर? सबसे पहले तो आप अपने रिकॉर्ड सही रखिए, टाइमली अपनी सारी चीज़ें कीजिए। अब जैसे मैंने कहा कि सब कुछ ऑटोमेटेड है। आप ऐसा कीजिए कि आपकी 20 तारीख को जीएसटी की रिटर्न जानी है, आप 21 को फाइल 20 को फाइल ना कीजिए, तो 22-23 तारीख तक आपके पास नोटिस आ जाएगा। वो सिस्टम जनरेटेड नोटिस है
कि आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई है, इसको फाइल कर लें, अपना टैक्स जमा करा दें। तो सबसे पहली चीज़ तो कि हमें अपनी कंप्लायंसेस एकदम सरल रखनी है, टाइमली करनी है और ठीक तरीके से करनी है। अगर आप रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं कर पा रहे ठीक से, तो आपकी फाइलिंग में कहीं न कहीं गलतियाँ होंगी। बहुत बढ़िया सर, आपकी बात मैं एग्री करता हूँ। मान ली मैंने 100% कि भैया कि एक छोटे एंटरप्रेन्योर की गलती कि भैया उसने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए, मिसमैच कर दिया। इन्फोसिस 32,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस, जोमेटो 800 करोड़ का जीएसटी नोटिस, डाबर, एचयूएल, ऐसी 10 कंपनियों के नाम और मैं गिनाता हूँ जिनके जीएसटी कंप्लाइंसेस में रोज ना कुछ ना कुछ एक नोटिस आता है कि भैया कि इसको 800 करोड़। इवन आईआईटी दिल्ली, शायद आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, हाँ जी, आया था मुझे। उनको गया 860 800 करोड़। तो एक बात बताओ मुझे यहाँ पे कि सिस्टम समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई ब्लेम नहीं समझ मैं कि वहाँ पे के सीए को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके चार्ट उसके फाइनेंस वाले को समझ में नहीं आ रहा है, या गवर्नमेंट से कुछ छुपा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, कौन मतलब ऐसी क्या हो गया कि इतने बड़े बड़े नोटिस जा रहे हैं। पेपर में आता है कि जमा कराना है, दूसरे दिन मोहनदास भाई उनको बोलते हैं कि आतंकवाद का दूसरा बड़ा रूप है ये। बेंगलोर में स्टेटमेंट है, मैं नहीं दे रहा हूँ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जीएसटी नोटिस आतंकवाद का दूसरा रूप है। अगले दिन पेपर में आता है कि जीएसटी नोटिस कैंसिल। देखिए, मैंने तो बैठते ही आपको क्या बोला था कि एक गवर्नमेंट प्रणाली है, एक एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स की प्रणाली है और बीच में आते हैं ऑफिसर्स, ठीक है? और ऑफिसर्स जो हैं, वो सही तरीके से काम करने वाले भी हैं, गलत तरीके से काम करने वाले भी हैं। उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, जो सही तरीके से काम करने वाले भी हैं, गलत तरीके से काम करने वाली है। एंड सेम चीज़ प्रोफेशनल्स पे भी लागू होती है। अब जो आपने बात की 800, 2000, 5000 करोड़ की, अब होता क्या है कि जैसे-जैसे आपका क्वांटम बढ़ता जाएगा, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ेंगी। अब आप 1000 वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं। 1000 वेंडर्स में कितने वेंडर्स आपकी टाइमली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें? और जीएसटी के जो कानून है ना, उसमें थोड़ी-सी कमियाँ कह लीजिए या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर एक चीज़ है जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती, वो ये है कि मैं आपसे परचेज़ कर रहा हूँ, मैंने आपसे कोई सामान खरीदा, मैंने आपको पूरा टैक्स दे दिया, दे दिया, राइट, हाँ। अब आपने वो टैक्स जमा नहीं कराया, तो आपकी क्या गलती? तो मेरी क्या गलती? अब होता क्या है कि अब मेरे पास 1000 वेंडर्स हैं, अब मैं सबकी तो जाके चेक नहीं कर सकता कि रिटर्न फाइल किने की, और चलो रिटर्न भी फाइल कर दी, टैक्स जमा कराया नहीं कराया, और टैक्स भी जमा कराया नहीं कराया, करा दिया आपने, बट मेरी सेल पे किराया नहीं कराया। तो मेरे पास कोई टूल ऐसा नहीं है जिससे मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊँ, ठीक है? फिर आपने परचेज़ेज़ आगे कहाँ से ली है, वो सही है या नहीं है? फर्ज़ी तो नहीं ले रखी, बोगस परचेज़ेज़ तो नहीं कर रखी, मेरे पास कोई टूल नहीं है। तो यहाँ पे थोड़े से जो कानून है ना, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। वो बदलाव की ज़रूरत क्यों है कि ये डिपार्टमेंट का काम होना चाहिए था कि जिसने गलत किया उसे पकड़े। उसकी गलती का मेरे सिर पे बिल गवर्नमेंट नहीं फाड़ सकती, और ये कोर्ट में भी कई केसेस में प्रूव हुआ है। पर हर आदमी कोर्ट नहीं जा सकता। अब मेरी तो जी सेल ही 50 लाख रुपए की है, उसमें से 10 लाख के इनवॉइसेस ऐसे हैं जिसने वेंडर ने सप्लायर ने जमा नहीं कराया टैक्स। अब वो 10 लाख के इनवॉइसेस पे 1,80,000 का इनपुट, पेनल्टीज, इंटरेस्ट, टैक्स मेरे पे डाल दिया। अब मैं इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं कि 10 लाख रुपए वकील को देके और केस करा लूँ। तो गवर्नमेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे जो ये बर्डन है वो मुझसे शिफ्ट करके मेरे सप्लायर पे दिया जाए। अब गवर्नमेंट को क्या होता है कि जहाँ सप्लायर पकड़ में नहीं आ रहा, मुझे पकड़ लेंगे, ठीक है? एक तो ये रीज़न हुआ। दूसरा आपने कहा 800, 1000, 5000 करोड़ की है। अब क्या होता है ना कि जीएसटी अभी भी एक इवॉल्विंग लॉ है। अब जीएसटी में जब हम किसी केस में जाते हैं, तो जो पुराने लॉज की जजमेंट्स हैं, उनको मानने से मना कर देते हैं, या हर बार एग्री नहीं करते कि ये तो जी सर्विस टैक्स की है, ये तो एक्साइज़ की है, ये तो वैट लॉ की जजमेंट है। और जब 2 पार्टीज़ होती हैं ना, हस्बैंड वाइफ भी डिसएग्री करते हैं, माँ-बाप भी डिसएग्री कर जाते हैं, बाप-बेटा भी डिसएग्री कर जाते हैं। तो यहाँ तो कोई रिलेशन ही नहीं है, यहाँ तो रिलेशन ही सिर्फ़ पैसे का है कि डिपार्टमेंट को मुझसे पैसा चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट को पैसा देना है। तो वहाँ पे तो वेरिएंस आनी ही आनी है। मैं कहता हूँ कि ये जो सर्विस है, ये 5% में क्लासिफ़ाई करती है। आप कहते हो कि ये 18% में क्लासिफ़ाई करती है, तो झगड़ा सारा वहीं पे है। मैंने रिटर्न फाइल किया 5% के हिसाब से, आपने कहा जी 18%, आपने मुझे नोटिस दे दिया। अब जब वो नोटिस आपने दिया तो वो बड़ी खबर बन गई, जी 800 करोड़ का नोटिस आया, 2000 करोड़ का नोटिस आया। अब वो तो फिर लीगैलिटीज़ में जाएँगे। डिपार्टमेंट मुझे कहेगा क्यों 18% में आएगा, मैं डिपार्टमेंट को बताऊँगा यूँ 5% में आएगा, ठीक है? डिपार्टमेंट मानेगा नहीं, फिर अपील में जाएँगे, पहली अपील में नहीं हुआ हाई कोर्ट में जाएँगे,
हाई कोर्ट में होनी है और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो सारी लड़ाई इस चीज़ की है। तो खबरें बनाना तो आप लोगों का काम है, आप छोटी सी बात की बहुत बड़ी खबर बना देते हो। नहीं बट ये तो सिस्टम गलत है ना, मतलब आप मतलब इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, मतलब आपको हाई कोर्ट नहीं, कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे है? इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं कि अच्छा ठीक है, नहीं, वहां पर ये बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस कि कहाँ पे है? गवर्नमेंट ने बोला 18% है, तो बेचारे को वो सामने वाली कंपनी को 18% में भर देना है, बात खत्म हो गई। तो कहीं ना नहीं, कहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कमी होगी ना कि भाई 18% का क्लासिफिकेशन नहीं है उस बंदे के सामने, इसलिए उसने 5% में भरा है। उसके लिए उसने सीए भी हायर किया, उसके लिए इसलिए उसने फाइनेंस वाला बंदा भी हायर किया है, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, आईआईटी आईएम वाले बड़े बड़े लोग हैं उसमें तो। देखिए इतनी आसान चीज़ें होती नहीं है। हम्म। देखिए पानी की बोतल आपने उठाई, इस पे बड़ा क्लियर लिखा है कि पानी की बोतल ये टैक्स रेट है, ठीक है। अब कपड़े पे आ जाते हैं, कपड़े में कई क्लासिफिकेशन है जी, अगर फर से बना तो ये है, अगर हैंडमेड है तो ये है, ठीक है। अब वहाँ पे दिक्कत होती है। अब कोई मिक्स चीज़ है, मेरा जो आकलन है, मेरा जो एनालिसिस है वो कहता है जी, और जब टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर किस जगह जाना चाहेगा जो उसको मोस्ट बेनिफिशियल है? डिपार्टमेंट कहाँ पे जाना चाहेगा? जहाँ पे डिपार्टमेंट को मोस्ट बेनिफिशियल है, और वहाँ पे क्लियर कट कोई गाइडलाइन है नहीं। तो या तो मैं एडवांस रूलिंग में चला जाऊँ, जीएसटी में एक सुविधा होती है एडवांस रूलिंग की। एडवांस रूलिंग में क्या होता है कि मैं पहले से चिट्ठी लिख के डिपार्टमेंट को पूछता हूँ, जी मेरे को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, आप क्लैरिफाई कर दो। और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी किसकी है? जीएसटी की है। तो जनरली हायर वाली में जाती है, तो सेसिस कम पसंद करते हैं उसको ऑप्ट करना। तो अब जहाँ पे वेराइंस आ गया, तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ, और एनालिसिस में मैं अपने फेवर में जो पॉइंट्स है मैंने वो नोट डाउन कर लिए, और उसके बेसिस पे मैं कम टैक्स रेट में चला गया। और डिपार्टमेंट कहता है जी घसीट लेंगे इन्हें। कैसीट लो, ले लो। और एक और अच्छी चीज़ है, आप मुझे एक नोटिस दे रहे हो, मैं उस नोटिस का जवाब दे रहा हूँ, अब वो मैटर सोल्व नहीं होता। डिपार्टमेंट कह देता है जी मेरे अकॉर्डिंग तो ये 18% ही रहेगा, मैं नहीं मानता 5%, और मुझे एक ऑर्डर निकाल के दे देता है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं टैक्स जमा करा दूँ इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ, या फिर मैं अपील में चला जाऊँ। और अपील में भी जाना जाऊँगा तो मेरे पास कुछ प्री डिपॉजिट मुझे कराना पड़ेगा, कराना पड़ा। तो डिपार्टमेंट के पास पैसा तो आ ही गया, ठीक है, जो शायद 1 महीने बाद आता, अगले महीने की रिटर्न के टाइम पे जमा कराते, तो 3-4 महीने के लिए उनके पास वर्किंग कैपिटल तो आ ही गया। मैं ऑडियंस को ये बोल रहा हूँ कि भैया कि आप लोग बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले ये सब चीज़ सीखनी पड़ेगी। अगर नहीं सीखोगे तो ये सब कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे। बड़ा बिजनेस बनाना मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल बहुत ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत खतरनाक है इंडियन सिस्टम के हिसाब से। मैं दुबई का पॉडकास्ट भी किया था मैंने, तो बोला कि दुबई में हम ऐसा ऐसा बिजनेस करते हैं, यही करते हैं, वहाँ पर टैक्स सिस्टम ऐसा है और हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अभी दुबई में लोग कर रहे हैं। इवन मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि दुबई में एक बिजनेस खोल लूँ, सारा पैसा वहाँ ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, अच्छा सर, एक बात बताओ, अच्छा बिना प्रॉफिट कमाए भी, मतलब कोई अगर स्टार्टअप है वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, फिर भी उसको टैक्स देना पड़ता है, इज कौन इट सा राइट? टैक्स देना पड़ता है बताएं? आप बताओ, जीएसटी देना पड़ता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, बस उसको क्लियरिफाई करना, आप मुझे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक कंपनी खोली, 10-1 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ खोला मैंने, उस बंदे से, कंपनी से कुछ सामान खरीदा, तो उसमें जीएसटी मैंने उसको पे किया, तो मैंने जीएसटी तो पे कर दिया, तो वो जीएसटी गवर्नमेंट के पास चला गया, इस चला गया राइट। अब मेरी कंपनी बंद हो गई, स्टिल मैंने गवर्नमेंट को पैसा तो दिया है, मेरी कंपनी प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, मैंने तो कुछ काम करके, चीजें करके 18% तो दिया है ना गवर्नमेंट को। देखिए अब आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने क्या कहा कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने सेल की, ठीक है, सेल करके मैंने पैसा लिया, और वो पैसा मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। तो जब आपने सेल की और पैसा लिया, तो आपने कस्टमर से कौन सा पैसा लिया? उसमें आपने दो तरीके के पैसे लिए, एक तो वो पैसा जो आपका था, और एक वो पैसा जो आपने गवर्नमेंट के बिहाफ के कलेक्ट किया जीएसटी का। तो आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं जमा कराया, आपने गवर्नमेंट का ही पैसा गवर्नमेंट को ही दे दिया, और वो पे किसने किया? बायर ने पे किया। तो इसके लिए हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाला टैक्स वो है जो मैं खुद अपनी इनकम पे जमा करा रहा हूँ, और इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो मैं अपनी कंजम्पशन पे जमा करा रहा हूँ। और आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि मैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स मिला के बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ। 50%। और वेरी करता है वो 50%, 40% कि किस सर्विस पे मैं क्या दे रहा हूँ और क्या मेरी आय है। तो अभी हम अगर इनकम टैक्स की बात करें, तो अगर मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो मुझे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लॉस, अगर मेरे पास लॉस है तो मुझे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हालाँकि उसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का, जो कि एलएलपी या कंपनी में अप्लाई करता है। तो उन केसेस में क्या होता है
कि जो मेरा बुक प्रॉफिट है और जो मेरा टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है वो वेरी कर सकता है। अगर और डिटेल में इसकी बात करें, अभी हम इनकम टैक्स की बात करें, जीएसटी पे भी आएंगे, तो अभी हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, अब जब हम एक कंपनी बनाते हैं, एलएलपी बनाते हैं, तो वो किसी और एक्ट में गवर्न होती है। उसके लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट होता है या कंपनीज एक्ट का कंपनीज एक्ट होता है। और जब हम इनकम टैक्स देते हैं वो गवर्न होता है इनकम टैक्स एक्ट से। अब कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस अलग हैं, इनकम टैक्स की प्रोविजंस अलग है। एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो कंपनीज एक्ट में एक जो मैं एसेट लेके आता हूँ उस पर डेप्रिसिएशन के रेट कुछ हो रहा है, और इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन मैं चार्ज करता हूँ उसके रेट कुछ हो रहा है। उससे होता क्या है कि मेरा जो कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट है वो अलग आएगा, मेरा इनकम टैक्स का प्रॉफिट अलग आएगा। हो सकता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट ना हो के लॉस हो या बहुत माइनर प्रॉफिट हो, बट सेम चीज़ जब मैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बुक्स बनाता हूँ उसमें मेरे पास प्रॉफिट आ जाए। तब आप इन्हें कंपेयर करोगे कि मैं लॉस है बट मैं टैक्स दे रहा हूँ, इनकम टैक्स में तो प्रॉफिट है ना, राइट। ठीक है। तो पहली तो ये चीज़ हुई, अगर आपका दोनों ही जगह प्रॉफिट नहीं है तो आपको टैक्स नहीं देना। ठीक है। अब दूसरी बात आते हैं जीएसटी पे। तो जीएसटी में तो प्रॉफिट और लॉस से लेना देना ही नहीं है। जीएसटी आपको किस चीज़ पे देना है, अपनी सेल पे देना है, ठीक है। या तो जो अगर मैं सेल परचेस कर रहा और हूँ, या जो सेल परचेस कर रहे हो। परचेज से ज़्यादा ही करोगे ना सेल। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड कैसी है कि जो मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ मुझे सिर्फ उस पर टैक्स देना है। मैं एक प्रोडक्ट खरीद के लाया, मैं एक पानी की बोतल खरीद के लाया, ये 100 रुपये की ली मैंने, और उस पर 5 रुपये टैक्स जमा करा दिया, 105 रुपये। अब मैं इसमें वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, वैल्यू क्या ऐड कर रहा हूँ कि मैंने यही 100 रुपये की पानी की बोतल आपको लाके 120 रुपये की बेच दी। तो मुझे जो नेट टैक्स देना है वो 20 रुपये पे देना है। अब वो 20 रुपये पे टैक्स कैसे जमा होगा, मैंने 100 + 5 पे लेके आया, 120 + 6 126 में आपको बेच दी। तो मुझे जो 6 रुपये का टैक्स एडिशनल मैंने किया और जो मैं दे के आया हूँ 5 रुपये, वो लेस करके सिर्फ 1 रुपये का टैक्स देना है। तो एक वैल्यू एडिड टैक्स है। और अगर मैं कहता हूँ मैम परचेज ज़्यादा की है, सेल कम की है, तो वहाँ पे तो एक प्रश्न चिन्ह आ ही जाता है ना, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो नहीं तो जैसे कभी-कभी धर्म होता खाते में है, काम कर रहा है। चलो वापस इस पानी की बोतल की बात करते हैं अपन, कि ये पानी की बोतल अभिषेक व्यास आज एक कंपनी बना रहा है कि जो ये पानी की बोतल बनाएगा, और ये पानी की बोतल मैं 200 रुपये में बेचूँगा, ठीक है? जस्ट पर ये बनाने के लिए ये हर्ष बैठा है, उसकी एक कंपनी है, हर्ष प्राइवेट लिमिटेड। मैंने हर्ष प्राइवेट लिमिटेड से एक पानी की बोतल, अभी मैंने कुछ नहीं है, मेरी कंपनी जस्ट रजिस्टर्ड हुई है, रजिस्ट्रेशन है, और मैंने कहीं से पैसे लेके आया, तो 5-10 लाख रुपए लेके आया, 10 लाख रुपए लिए, मैंने 10 लाख रुपए की बोतल खरीद ली, कि 10 लाख रुपए की बोतल मेरे पास आ गई। मैंने इसको जीएसटी पे किया होगा उस टाइम पे, कि भैया मैंने बोतल ली 10 लाख प्लस 5%, कितना, 5 लाख रुपये, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये, मैंने उसको 50,000 रुपये पे किया। अब मान लो आज मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, बिज़नेस मेरे को नहीं आ रहा है, फेल हो गया बिज़नेस मेरा, तो 10 लाख रुपए तो डूबे ही डूबे, 10 लाख रुपए उसको दे दिए। पर ये 50,000 रुपये जो है ये तो गवर्नमेंट को दिए ही ना मैंने। हाँ। हाँ, तो ऐसे मैंने इनकम तो हाँ, मैंने इनकम करके दे दी। तो मतलब मैं कुछ प्रॉफ़िट करूँ नहीं करूँ, पर मैंने गवर्नमेंट को तो पैसे कमा के दिए हैं स्टार्टिंग के डे पे ही, ठीक है? जीएसटी जो है, फिर से कहूँगा कि जीएसटी प्रॉफिट और लॉस से परे है। परे है एकदम। हाँ, वो आपकी कंजम्पशन पे है, मैंने कंजम्पशन कर लिया। अब जैसे जब मेरे दिमाग में आइडिया कि मुझे बिज़नेस करना है और मैं वो बिज़नेस करने के लिए सामान लेके आया, तो मैंने वो कंजम्पशन कर लिया उस आइटम का। अच्छा, एक बहुत लोगों का सवाल है, बहुत गज़ब का सवाल ये है कि ये जो स्टार्टअप होते हैं, बोलते हैं कि हम 2000 करोड़ की कंपनी है, हम पैसा वैसा बना कर रहे हैं, बट हमारा लॉस दिखता है 700 करोड़ का हमने लॉस किया है। तो लॉस किया है तो इसका मतलब वो जीएसटी तो परे है, वो अलग हो गया, पर लॉस किया है तो इनकम टैक्स तो पे करना पड़ेगा नहीं, तो पे नहीं कर रहे हैं। बट सब करोड़पति जरूर हो जा रहे हैं, सबके पास बीएमडब्ल्यू है, एक बढ़िया लड़की है साथ में, वो सबके पास है। वो कैसे खेलते हैं फंडा, आपको पता हो तो हमारी ऑडियंस को बताओ आज, ताकि हमारी ऑडियंस भी करोड़पति बन सके। अभिषेक जी, आपकी कंपनी का नाम क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप एक मार्केटिंग वाले आदमी हैं, है ना? तो मार्केटिंग वाले बहुत कमाल के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, वो हवा को भी बेच देते हैं, पानी को भी बेच देते हैं, और वो 100 करोड़ में भी बेच सकते हैं, 1000 करोड़ में भी बेच सकते हैं, ठीक है? तो वैसे ही आजकल हमारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, वो आइडिया बेच देते हैं। आइडिया कैसे बेच देते हैं जी, ये फलानी चीज़ है और इससे हम 10,000 करोड़ का बिज़नेस कर लेंगे, ठीक है? और जहाँ आइडिया बेचने वाले हैं, वहाँ पे हमारे पास खरीदने वाले भी बहुत लोग बचे हैं, है ना? तो आइडिया की बड़ी वैल्यू है। आज आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, एक कॉमन तरीके से कर रहे हैं। मैंने एक परचून की दुकान खोल ली और उसमें बिज़नेस करने लगा, तो वो एक सिंपल बिज़नेस है, उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है।
बट वही परचून की दुकान मैंने कुछ हाईटेक बना के कर दी, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी ऐड कर दी और मैंने कहा जी मैं ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बेच दूंगा और पूरी दुनिया में रिटेल का मार्केट इतना बड़ा है, ठीक है। तो वो आइडिया क्या हो गया, स्केलेबल हो गया, इन्वेस्टेबल हो गया। अब मुझे दिखाना है कि मैं कितनी बड़ी पिक्चर दिखा सकता हूँ। जितनी बड़ी मैं पिक्चर दिखाऊंगा उतना बड़ा उसमें वैल्यूएशन उसका चला जाएगा, ठीक है। अब ये आइडिएशन स्टेज पे भी होता है। आइडिएशन स्टेज पे शायद उसकी जो वैल्यू है उतनी बड़ी नहीं होगी। अब मैंने इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया, प्रोटोटाइप भी बना दिया, तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर प्रोटोटाइप बना के मैंने उसमें सेल भी करना शुरू कर दिया, मेरे पास बिजनेस भी आना शुरू कर दिया, उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। अब सेल करने के बाद मैंने 4 स्टोर में वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया और मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरे पास एमएनसी 4 क्लाइंट आ गए तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। मेरे पास एक इन्वेस्टर आ गया, छोटा इन्वेस्टर आ गया, उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। मेरे पास बड़ा इन्वेस्टर आ गया और बढ़ जाएगी। तो ये जो सारा खेल है, वो खेल है कि आप इस दिमाग को कहाँ से कहाँ ले जाते हो। तो आप 100 रुपये की चीज़ को 1000 करोड़ की कैसे बना देते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बबल भी है, एक स्टार्टअप बबल भी है। एक तो आदमी है जिसने एक्चुअल में कर भी दिया, पर सारे आइडियाज़ वर्क नहीं करते ना, कुछ फ्लॉप भी हो जाते हैं। कुछ सालों पहले तक जिस बायजूस को लोग नेक्स्ट बिगेस्ट स्टार्टअप बता रहे थे, बहुत फंडिंग ला रहे थे, आज की डेट में लोग उसे ज़ीरो बता रहे हैं। ज़ीरो बता रहे हैं और उसका करियर लगभग ख़त्म है। हालाँकि कितना ही वो बोलते रहें कि हम वापसी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो वो सारा काम किस चीज़ का है कि आप क्या मार्केट को टैप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसकी स्केलेबिलिटी क्या है, आप क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला रहे हैं और आपको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब खरीदार बहुत है मार्केट में, बेचने वाला होना चाहिए। तो अब आप भी करोड़पति बन सकते हो सब लोग। ऑडियंस बनेगी करोड़पति। सर हम तो बाद में बनेंगे, ये तो बाद में बनेंगे, पहले अभिषेक जी बन जाएंगे करोड़पति। अच्छा सर, एक बताओ कि स्टार्टअप के अंदर है ना, ब्रांड लोगो, ब्रांड नेम अगर कोई कॉपी कर लेता है, तो फिर उससे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? मतलब क्योंकि बहुत बोला जाता है कि यार मेरा ब्रांड नेम है, उस ब्रांड नेम से वो बेच रहा है, तो उसको उससे कैसे बचा जाए? देखिए 2 चीज़ें हैं। अच्छा इसमें इससे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। आप शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे, नहीं देखता जो है सर, चलो नहीं बंद देखते कर दिया आप, बिल्कुल, मैंने एकदम बंद कर दिया। हमने भी एक बंद एपि कर दो दिया। 2 एपिसोड देख के दिमाग खराब हो गया मेरा, का सास बहू का ड्रामा चल रहा है, रोने लग गया एक दिन में बैठे-बैठे। चलो मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक एक पर्टिकुलर एपिसोड की बात करता हूँ। वो हमारी जानकारी में है, हमने भी देखा वो एपिसोड। तो एक नॉर्थ की साइड में एक बिज़नेस बड़ा फ़ेमस है, जैन शिकंजी, ठीक है? जैन शिकंजी के जो फाउंडर हैं वो आए थे, नाम सुना होगा आपने भी। तो जैन शिकंजी क्या है कि एक पुरानी स्टोर है, ठीक है? मेरठ गाज़ियाबाद की साइड है। उनका नाम चला, उनकी दुकान पे बहुत पब्लिसिटी हुई। अब क्या हुआ कि वहाँ पे आस-पास 4 और जैन शिकंजी खुल गए और वो इतना नाम फ़ेमस है, इतना नाम फ़ेमस है, जो सड़क पे ठेले वाले खड़े रहते हैं, उसमें से 90% जैन शिकंजी वाले हैं। तो इतना फ़ेमस हो गया। अब वो भाई साहब आए, वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये हमारी इनडायरेक्ट पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ़ेमस कौन कर रहा है? ये फ़ेमस कर रहे हैं। तो हम एक-एक को ना तो जाके पकड़ेंगे और ना एक-एक को जाके पकड़ना हमारा मकसद है। बट जो उनको कंसिडरेबल नुकसान पहुँचा सकता है कि मैं ओरिजिनल जैन शिकंजी हूँ, मेरे पड़ोस में किसी ने दुकान खोल ली या मेरे रोड के इस तरफ मैं हूँ, मेरे सामने वाली साइड किसी ने दुकान खोल ली जैन शिकंजी, तो उसको मुझे रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा कंसिडरेबल बिज़नेस भी हैम्पर कर रहा है और वो क्या क्वालिटी बना के बेच रहा है, क्या नहीं, कल को मेरी जो गुडविल है वो खराब करेगा। राइट। तो वही ब्रांड के लिए है। तो सबसे पहले तो क्या मैंने वो ब्रांड रजिस्टर करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ? तो पहले बात करते हैं उस बिज़नेस की जिसने ब्रांड रजिस्टर कर रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है और उसके बिज़नेस को किसी ने कॉपी कर लिया। तो जहाँ भी मेरी जानकारी में आ जाता है, तो मैं उसको लीगली रोक सकता हूँ वो नाम यूज़ करने से। रोक सकते हैं अपन। बिल्कुल रोक सकता को हूँ। मान जाएगा क्या इंडिया में? कैसे नहीं मानेगा? तो सर देखिए क्या कोर्ट की प्रणाली पे इतना तो भरोसा रखिए। हाँ, वो आप रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। वो अच्छा खासा कंपनसेशन भी देके जाएगा आपको। कंपनसेशन भी देगा, आप तो रोकने की बात अच्छा, कर रहे हैं। पेटेंट की वैल्यू है क्या इंडिया के अंदर? आप मतलब कि मान लो किसी ने पेटेंट करा लिया किसी टेक्नोलॉजी को, और स्टिल कंपनीज अगर सेल कर रही है उस चीज़ को, दूसरी कंपनीज अगर प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तो क्या स्टिल वैल्यू है पेटेंट की इंडिया में? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जो जितने भी आईपीआर लॉज़ हैं इंडिया में, बहुत अच्छे कानून हैं। कमी किस चीज़ की है? अवेयरनेस की। आज की डेट में तो फिर बहुत सारे बिज़नेस हैं जो इनिशियली आते हैं कि हमें ट्रेडमार्क चाहिए, हमें पेटेंट कराना है या कॉपीराइट करवाना है। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, उसके लिए जागरूक कर रही है, प्रोफेशनल्स अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए जागरूक कर रहे हैं। बिज़नेसेस अच्छे तरीके से पढ़ के आ रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखते हैं कि जब मैं कोई नया बिज़नेस बना रहा हूँ,
तो मैं जहाँ पे जो मेरे पास आईपीआर की प्रोटेक्शन है मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी हमारे देश की है, हमने समय से पेटेंट कराई नहीं, बाहर किसी ने उसे पेटेंट करा लिया। तो पेटेंट लॉज़ काम करते हैं, बहुत अच्छे लॉज़ हैं, और इस तरीके का कोई भी इन्फ्रिंजमेंट अगर पाया जाता है, तो हम लीगली उसे स्यू करके वो यूज़ करने से रोक भी कर सकते हैं, और जो उसने पास्ट यूज़ किया उसके ऊपर कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। देखो मैं सर इतने सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मतलब देखो मेरे को अभी आपने ये बात बोली तो मेरे को एक और बात याद आ रही। पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे, एक एंटरप्रेन्योर था। मैंने बोला आपने टेक्नोलॉजी का पेटेंट करा है क्या? बोला अभिषेक जी अगर मैं पेटेंट करा लूँगा तो सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा तो थोड़ा सी मॉलिक्यूल चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद में उसी को नई चीज़ों से बना के बेचने लग जाएंगे। अभी तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसको कोई नहीं बना सकता। उसने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसने बोला कि यार एक बड़ी कंपनी मैंने प्रोडक्ट मांगी। 8-10 महीने उसने मेरे प्रोडक्ट को बोला कि हम इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। बाद में पता चला कि वो प्रोडक्ट का रिवर्स इंजीनियरिंग करके, उस प्रोडक्ट को रिक्रिएट करके खुद ही बेचना चाह रही थी। और पेटेंट का तो फिर वो रोल रहा नहीं ना, क्योंकि पेटेंट तो आपका पब्लिकली अवेलेबल हो गया। थोड़ा-सी अगर आप पिक कर दो A + B = 1, A + B + C = 1, तभी आपका सेम ही प्रोडक्ट है। तब तो फिर आपकी बात ही खराब हो गई। देखिए, तो नीति-नीतिज़ होगी। मैं कोशिश हाँ, कर रहा हूँ क्योंकि उसका भी उसका जवाब है। तो आप इसमें क्या आंसर करोगे? देखिए ये तो बिज़नेस रिलेटेड नीति-नीतिज़ होगी कि उसमें क्या उसने अगर मॉलिक्यूल का चेंज किया, अगर मॉलिक्यूल का चेंज किया तो जी उसकी इन्वेंशन ही अलग होगी ना। तो बिल्कुल यूज़ कर सकता है, कैसे रोक सकते हैं आप उसको? बट जहाँ तक आप इस सेफ्टी की बात करते हैं कि जी मेरा पब्लिकली अवेलेबल हो गया और पब्लिकली अवेलेबल होने के बाद सब यूज़ कर लेंगे, तो वैसा नहीं है। आप उसको बिल्कुल रोक सकते हैं, और ये इसमें तो ज़्यादा नुकसान है आपको। आपके जो अंदर आदमी बैठे हैं उनको तो नहीं आप रोक पाओगे ना, काम करना है। अच्छा एक बात बताओ सर, फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आके बिज़नेस करे वो ज़्यादा ईज़ी है कि हम लोग बाहर जाके बिज़नेस करें वो ज़्यादा ईज़ी है? देखिए ईज़ी, अब ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, या फिर मैं कहूँगा कि ये सवाल सही नहीं है, गलत है, सवाल गलत है। सवाल कैसे गलत है कि मैं बिज़नेस क्यों करता हूँ? प्रॉफ़िट्स के लिए, और जो मेरी नो हाउ है, तो मैं कहाँ बिज़नेस करूँगा? जहाँ पे मेरी नो हाउ है, जहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज़ है, और जहाँ पे मेरे लिए बिज़नेस करना आसान है। तो मैं अ, ये नहीं देखूँगा, अगर बिज़नेस फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को बाहर की नॉलेज ही नहीं है कि किस कंट्री में मैं जाके क्या कर सकता हूँ। तो मैं ये थोड़ी देखूँगा कि वहाँ पे कंप्लायंस आसान है, चलो वहाँ चला जाता हूँ। सबसे पहले तो मेरे बिज़नेस के लिए वहाँ पे वर्क करना चाहिए। क्या मैं वहाँ जाके रहने के लिए रेडी हूँ? क्या मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो बात की बात है। मैं कोई काम इसलिए करूँगा या नहीं करूँगा, नहीं हो सकता कि उसकी कंप्लायंस ईज़ी या मुश्किल है, ठीक है? आज की डेट में कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो, मुझे बिज़नेस रन करना है तो रन करना ही है, क्योंकि अगर बिज़नेस नहीं होगा तो मैं कमाऊँगा नहीं, कमाऊँगा तो रहूँगा नहीं। तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिज़नेस करना छोड़ दूँ। तो ये मेरे हिसाब से बड़ा अटपटा-सा सवाल है कि बाहर जाके आसान है या इंडिया में आके। आज की डेट में हर चीज़ आसान है और हर चीज़ मुश्किल है। इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सारी कंट्रीज़ डिजिटल हो चुकी हैं। आप यहाँ पे बैठ के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यहाँ पे बैठ के सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ कर सकते हैं। आपको कहीं आने-जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत से देशों में ऐसा कानून है। आपको इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो और ईज़िली हो जाएगा। ईज़िली हो जाती हैं तो सारी चीज़ें, सारी सब डिजिटल है। हमने डॉक्यूमेंट साइन करके भेजने हैं, हो जाएगा। आपको एक डायरेक्टर चाहिए जो यहाँ पे हो, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो आपको एक डायरेक्टर चाहिए जो यहाँ पे रहता हो। दूसरे डायरेक्टर को आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा कोई केस स्टडी बताओ ना सर, जैसे 2 केस स्टडी पूछते हैं। एक केस स्टडी जिसमें मतलब किसी क्लाइंट को आप वो मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम में फँस गया हो जिसको आपने निकाला हो, ठीक है? और एक केस स्टडी ऐसी बताओ जिसको आपने बिज़नेस ग्रोथ में हेल्प करने में, एलिवेट करने में मदद किया हो। देखिए कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो बहुत सारी होती हैं। जीएसटी के बहुत सारे ऐसे कोई केस। भी एक ऐसा केस जो आपको याद हो, जो आप बताना चाहते हो कि यार ये केस तो अच्छा, मैं बढ़िया था, उसने एडवाइज़री का निकाला। आपको बता देता हूँ। एक एडवाइज़री 2 इनफैक्ट केसेस बता देता हूँ। एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते हो तो आप 15% के टैक्स रेट ले सकते हो। कुछ उसके लिए फॉर्म फाइलिंग करनी होती है आपको, ठीक है? इनकम टैक्स रिटर्न में वो एग्ज़म्पशन क्लेम करने के लिए। तो आप बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आ गए इत्तेफ़ाक से, ठीक है? आप बिल्कुल सोच के आए थे कि जी हम तो पार्टनरशिप हम बनाएँगे, कम्प्लायंस कम है, ठीक है? जब आपका बिज़नेस मॉडल मैंने समझा, हुँ। तो मेरे मन में सवाल आया कि आप कंपनी क्यों नहीं बनाते? ठीक है? फिर उनके जो सारे निटिग्रिटीज़ हैं वो चेक किए कि क्या आप वो एग्ज़म्पशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उस एग्ज़म्पशन में आप फ़ॉल कर रहे थे, तो हमने वो आपको एग्ज़म्पशन दिलवाया। तो हमने आपको कितनी परसेंट की सेविंग में कराई? 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ठीक है? तो एक तो ये। दूसरी चीज़, एक फ़ॉरेन कंपनी आती है हमारे पास, वो फ़ॉरेन कंपनी कहती है कि हमें जी इंडिया में बिज़नेस स्टार्ट करना है और हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब जो पैसा वो इन्वेस्ट इंडिया में करते हैं,
उसमें जो फीस उनकी लगती वो करीब-करीब 1 करोड़ के अराउंड लगती। ठीक है? हमने उन्हें दूसरा स्ट्रक्चर दिया कि जब आपको पैसा लाना है तो आप रीस्ट्रक्चर कर दो, एज़ कैपिटल मत लगाओ, क्योंकि कैपिटल लगाओगे आप तो उसमें इतना पैसा आपका जाएगा। तो रादर देन हम उसे लोन की फॉर्म में ले लेंगे। तो उसमें कोई गलत नहीं है, दोनों लीगल वेज़ हैं, बस फ़र्क क्या है अंडरस्टैंडिंग का, आपको उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अब लोन लेने में कंप्लायंस थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ गई, रेगुलर हो गई, बट उनका 1 करोड़ रुपया बच गया। तो किसी भी एक बिज़नेस के लिए 1 करोड़ रुपए की क्या अहमियत है? बहुत ज़्यादा भयंकर। जी, तो आपको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस अगर मिल जाए, तो आप बिज़नेस में बहुत सारी सेविंग्स कर सकते हैं। कशिश जी बहुत बढ़िया। इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, बड़े एंटरप्रेन्योर के लिए कोई एक ऐसी सलाह दो जो उसको ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम से बचा सके। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी सिस्टम से बचने के लिए आपको क्या चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो आप बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखें कि आपके लिए राइट बिज़नेस स्ट्रक्चर क्या है और उस बिज़नेस स्ट्रक्चर में क्या-क्या कंप्लायंस है, वो आप समझ लीजिए। मैंने बहुत से एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उनको जब समझाया जाए कि ये कंप्लायंस होती है ना, वो गौर नहीं करते। तो आपको हालाँकि कंप्लायंस नहीं करनी, कंप्लायंस आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को करनी है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को करनी है, बट आपको समझना बड़ा ज़रूरी है कि मेरे लिए क्या कंप्लायंस है। वरना देखिए, सही प्रोफेशनल भी हैं, गलत प्रोफेशनल भी हैं। तो अगर आप नहीं समझेंगे, तो लोग बेवकूफ़ बनाने में भी कमी नहीं छोड़ते, ठीक है? तो सबसे पहले तो राइट बिज़नेस स्ट्रक्चर, सेकंडली कंप्लायंस को समझ लीजिए, थर्डली आप पहले दिन से ही अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कीजिए। ये सब ईज़ी रहेगा। हाँ, इसके आगे भी चीज़ें हैं, इसके आगे जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बी फेयर, बी ट्रांसपेरेंट। आप शॉर्टकट्स मत चूज़ कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट्स शॉर्ट रन में तो ईज़ी लग सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में बहुत हार्मफुल रह जाते हैं। और मैं जब भी एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा या मेरा कोई क्लाइंट बिज़नेस स्टार्ट करेगा, तो मैं हमेशा उसे क्या कहूँगा कि आप अपना लॉन्ग टर्म विज़न के साथ चलो। राइट। हमें 10, 20, 50 हज़ार का काम नहीं करना, हमें 10, 20, 50 करोड़ का काम करना है। और वो काम करने के लिए आपके सिस्टम बड़े ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और बड़े क्लियर होने चाहिए, नो शॉर्टकट्स। बहुत बढ़िया। कशिश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए, और काफ़ी आपने बेबाकी तरीके से अच्छा बोल दिया आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बोलते रहिए और लोगों को जागरूक करते रहिए। थैंक यू। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को आपके साथ पॉडकास्ट करके, और मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि एक पॉडकास्टर की भूमिका ऐसी होती है कि वो सारे सवाल पूछ ले। कैसे भी सवाल हो सकते हैं, तीखे सवाल हो सकते हैं, आसान सवाल हो सकते हैं, सर, ऐसा तो कोई तीखा सवाल आपने पूछा नहीं। बट फिर भी लग जाता है तो हाँ, पूछ भी लेते तो कोई ऐसी बात नहीं थी।